बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार। मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास अफगानिस्तान के अमन के हवाले से, और इस इजलास में पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। मुनीर अकरम कहते हैं कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और भारत के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, और इस तमाम क्रिटिकल सूरत हाल में पाकिस्तान को किसी सूरत भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के बयानिए को किसी सूरत मुस्तरद नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान से नज़रें भी नहीं चुराई जा सकती कि पाकिस्तान को इस अहम नौइयत के इजलास में मदऊ ना किया जाए और फिर अमन की बातें की जाएं अफगानिस्तान के अंदर, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात भी लगाए जाएं। हालांकि जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए दी हैं तो किसी और मुल्क ने नहीं दी। इस तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के वीजे में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है तो राब्ते तेज हो गए हैं। नून लीग के राब्ते तेज हो गए हैं, हुकूमत के तंज और उनके तंजिया बयानात भी बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं, और हुकूमत कहती हुई नजर आती है कि नवाज शरीफ जो हैं वो धोखे से वहां पर बैठे हुए हैं, और अब उनका धोखा जो है मजीद नहीं चलेगा, उन्हें बाहर जाने की बहुत जल्दी थी। जबकि नून लीग कहती है कि हुकूमत के असाब पर जो है नवाज शरीफ साहब सवार हैं। तो हकीकत क्या है, और इतनी बड़ी बात ऐसी क्या है कि नून लीग ये भी कहती है कि ये एक नॉर्मल बात है, हम और यहां पर वीजे के लिए दूसरी मरतबा भी अप्लाई किया जा सकता है, तीसरी मरतबा भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम अपील भी दायर करेंगे। जब एक नॉर्मल बात है तो अपील दायर करने की क्या जरूरत पेश आ गई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कानूनी पहराई में भी बात करेंगे, और ऑन चौधरी जो हैं वो आउट हुए हैं, नजीर चौहान जो हैं वो इन हुए हैं। ये प्रेशर ग्रुप की दास्तान है। तो जहांगीर तरीन साहब का जो प्रेशर ग्रुप है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि वो कितना प्रेशर डेवलप करने में कामयाब रहा तहरीक इंसाफ के ऊपर, और फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो भी वफाक में जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, क्योंकि वो भी कल मुस्ताफी हुई। और रहीम यार खान मंदर के हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया। मुल्जिमान को और उकसाने वालों को पकड़ा जाए, जल्द अज जल्द पकड़ा जाए, और कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद भी मंजूर हुई। लेकिन ये हम बार बार बावर करा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें जो हैं वो महफूज हैं, और इस तरह के जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं वो भी साजिशी अनासिर के तहत ही होते हैं। और एक और अहम खबर जो डिस्कस करेंगे वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट है, जो कि 2021 के हवाले से है, और 19-20 के हवाले से रिपोर्ट जो है आई है सामने। 2021 में वो शाया हो रही है कि 404 अरब और 62 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां की गई हैं विफाकी वजारतों में, इदारों में और महकमों में। साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली की जो शफाफ और साफ सियासत और मामलात थे, और कहा जाता था कि हम किफायत शारी भी करेंगे। तो ये अरबों रुपए कहां गए, और इदारों की तरफ से जवाब आता है कि ये करप्शन के अरबों रुपए नहीं हैं, इनमें कोई माली बेज़ाब्तियां जो हुई हैं ये हमारे ऊपर अभी तक इल्जाम है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की है। तो इस तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। जो शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराऊं तो जनाब राना अब्दुल रब साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, और बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, तज्जियाकार हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। बात शुरू करूंगा राना अब्दुल रब साहब से। तो राना अब्दुल रब साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, अफगान अमन के हवाले से पाकिस्तान को मदऊ ही नहीं किया गया, तो क्या देख रहे हैं? अच्छा, इसमें तो ना एक सफारती निज़ाम को किस तरह से, एक तो बात ये देखें कि जो सफारती निज़ाम हमारा है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, चाहे वो किसी सूरत हाल पर। सी पैक का जो मनसूबा था वो भी मुतनाज़ा हो चुका है, चाहे आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफ़े के बाद बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारी जो सफारती पॉलिसी है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सूरत हाल डे बाई डे जो है वो बुराई गलत रास्ते की तरफ जारी है। करप्शन की सूरत हाल आपके सामने है, जैसा भी आपने बात की। और सफारती कौंसिल के अगर उस नवाज शरीफ के वीज़े के जो बात हम आगे जाके करेंगे वे सही, शेख रशीद ने ख़ुद कहा कि हम बरतानिया से नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सके, और इमरान खान ने भी कहा कि मैं बरतानिया से बात करूँगा। अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हो रहा कि बात किसने करनी है, सफारती सतह पे इमरान खान ने करनी है, शाह महमूद ने करनी है, या किसने करनी है। अभी तक तो वो इसी गुम है 3 साल में कि बात किसने करनी है और किस टून में करनी है और किस नोयत पे करनी है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, चाहे वो करप्शन हो। यानी आपको ये नज़र आ रहा है कि सफारती तौर पर जितनी भी बातें की जा रही हैं वो महज बातें हैं, और सफारती सतह पर कोई बहुत बड़ी कामयाबियां नहीं हमें मिली। वकास अब्रेज साहब की तरफ आऊँगा, उनसे जानना चाहूँगा। वकास साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की कवानीन की कितनी खिलाफ वर्जी है ये कि पाकिस्तान को मदऊ ही नहीं किया गया इस हंगामी इजलास में, हालांकि पाकिस्तान का किरदार जो है अफगान अमन अमल में उसकी दुनिया मोतरफ है।
देखें जी, यूएनओ की और स्पेशली जो सिक्योरिटी काउंसिल की ये लाइबिलिटी हम पे बाइंडिंग है कि दुनिया में जहाँ भी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की वायलेशन होती है या पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के सिस्टम को डिस्पर्ज होने का खदशा या एप्रीहेंशन होता है, तो दुनिया के तमाम ममालिक जो इससे इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उनको बुलाया भी जाता है, उनकी बात भी सुनी जाती है, उनको समझाया भी जाता है ताकि नेगोशिएशन से, कंसिलिएशन से या आर्बिट्रेशन से इस मसले का कोई हल ढूंढा जा सके। क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली कनेक्टेड है अफगानिस्तान के अमन के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि यूएनओ को भी, सिक्योरिटी काउंसिल को भी इस पर डेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है और उनको पाकिस्तान को मदऊ करते, ताकि ये पाकिस्तान भी अपने वहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे वो देता, दलाइल देता, और जो जो चीज़ें इस हवाले से थी जो अमन की ये पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए कारआमद साबित हो सकती थी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें आना बहुत ज़रूरी था। चूँकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन के हवाले से गुज़िश्ता 30 से 35 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस किए हैं, और अगर इसी तरह यकतरफा कार्रवाइयाँ की जाएंगी और यकतरफा मीटिंग्स की जाएंगी, तो ना सिर्फ इससे अफगानिस्तान, इससे अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया का जो है अमन खराब होगा। चूँकि ये अफगानिस्तान की अगर हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन देखें, तो अगर यहाँ पे किसी किस्म की जो जंग होती है या यहाँ पे हालात खराब होते हैं, तो अल्टीमेटली इसका लॉस जो है ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पे भी इम्पैक्ट करेगी, हिंदुस्तान पे भी, रशिया पे भी और अमेरिका पे भी। लिहाजा ये जो यकतरफा कार्रवाई करती जाती है और पाकिस्तान को अंडर डेवलप्ड नेशन कंसीडर कर दिया जाता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़रूरी नहीं है, मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें इग्नोर करने से, ये बलाए ताक रखने से, ये जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का जो एक डायलॉग है, ये नेगोशिएशन है, ये इम्पैक्ट करेगा। सही, ये सेहत के ऊपर तमाम असरात पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान जो है खित्ते के एतबार से इंतहाई अहमियत रखता है और इस पूरे अमल में पाकिस्तान जो है वो सबसे बढ़ चढ़ कर उसने हिस्सा डाला है। यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अफगानिस्तान के मसले के ऊपर बात हो रही थी ब्रेक से पहले। तो पाकिस्तान को किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए नवाज शरीफ साहब की वापसी के मुतालिक बात करेंगे। तो अब्दुल रब साहब, नवाज शरीफ साहब के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है तो हुकूमती अरकान जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं और वहाँ पर शादियाने भी बजना शुरू हो गए कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गेड़े में आ गए हैं और बड़ी मुश्किलात का शिकार होंगे और अब तो इन्हें वापस आना चाहिए। ये बड़ा हमसे दो नंबरी करके वहाँ गए हैं, हालांकि भेजने वाले तो ये खुद थे। अच्छा, इसमें ये देखें कि भेजा किसने, जिस तरह आपने कहा तो हुकूमत ने भेजा। यास्मीन राशिद साहिबा के हाथ पांव फूल गए थे उस टाइम। कैबिनेट की मीटिंगें हुई, शेरी मजारी वहाँ रोती रहीं, वो कहाँ गई। अच्छा, 12 बीमारियाँ थी नवाज शरीफ की, 5 मेडिकल बोर्ड थे और हुकूमती थे, 13 मेडिकल रिपोर्ट्स थी, 7 हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज रहे। ये सारी चीज़ें कहाँ थी और हुकूमत उस वक्त कहाँ थी। फिर अदालत ने भेजा। ये तो कहना ही फजूल है कि ये हुकूमत ने नहीं भेजा, ये हुकूमत ने भेजा। अच्छा, अब सूरत हाल जो देखें कि जो नवाज शरीफ के हवाले से, पहली बात तो यह है कि वो बैरिस्टर साहब बताएंगे कानूनी नुक्ता नज़र से। मेरी जो ज़ाती इन्फॉर्मेशन है कि वो अपील में जा चुके हैं और इस अपील को कम से कम 9 माह से लेकर 18 माह लगेंगे। अगर वो भी मुस्तरद होगी तो वो अदालत में जाएंगे। अगर वो अदालत में जाएंगे तो मेरे सोर्स ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने 800 सफ़ात की एक फ़ाइल बनाई हुई है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट से लेकर हुकूमत के साथ कहाँ कहाँ उनके साथ क्या क्या होता रहा, वो सारी चीज़ें। जब वो डे बाई डे हेयरिंग होगी तो वो डे बाई डे की हेडलाइन बनेगी। इससे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को नुकसान होगा। ये जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस हवाले से शादियाने बजाए जा रहे हैं। मेरी समझ से बालातर वो सारी चीज़ें हैं। जबकि नवाज शरीफ, अगर फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ आ जाते हैं, जेल में जाते हैं और जेल में आके अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाता है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ था वो आज तक हम आपके सामने है। तो उससे नवाज शरीफ को या पीएमएल, वो सिचुएशन तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है ना। नवाज शरीफ साहब की सिचुएशन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सिचुएशन, इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, अदालतों के फैसले, अरशद जज की जो वीडियो थी, बाकी सारी चीज़ें थी, उसके बावजूद जो नून लीग का बयानिया है वो मजबूत होगा, वोट को इज्जत वाला। सही, उनका बयानिया मजबूत होगा अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है। और अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो तब भी नून लीग को देखें कितना फ़ायदा होता है और कितना नहीं होता है। इस पर बात करते हैं बैरिस्टर साहब से। बैरिस्टर साहब, ये बात भी की गई कि कोई ये नॉर्मल सी बात है वीज़ा मुस्तरद हो जाना और फिर हम अपील भी जाएंगे, तो अपील क्यों है? और क्या आपको भी लगता है कि वो वापस आएंगे जिस तरीके से हुकूमत उन्हें लाना चाह रही है? मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाना लीगल चैनल के थ्रू जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। वो इसलिए
कि ऐसे ममालिक के अंदर जब लीगल प्रोसेस को ऑप्ट किया जाता है, स्पेशली जो कि उनके अपील ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है और इसकी हेयरिंग के लिए भी 1-1.5 माह लगेगा, वहाँ पे कोविड की सिचुएशन है और फिल फोर जो इस तरह के केसेस को टेकअप नहीं किया जाता, तो 1-1.5 माह के बाद जब हेयरिंग के लिए केस सेट किया जाएगा तो फर्दर भी जो वहाँ पे इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, बैरिस्टर्स होंगे, वो एक आध डेट फर्दर भी ले सकते हैं और ये केस को डिसाइड करते हुए बिफोर सिंगल ट्रिब्यूनल ये 3 से 4 माह का प्रोसेस लग सकता है। फिर इसके बाद भी ये सारा प्रोसेस एग्जॉस्ट होगा, कोई फैसला आ जाएगा, फिर भी इसके बाद इनके पास 2 अपील के फर्दर राइट्स मौजूद होंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो इनके पास लीगल फुटिंग मौजूद है, इसको एक्सरसाइज करते हुए उनके पास 9 महीने से लेकर 1 साल का जो वक्त है वो अवेलेबल है। वो और इस उनके वक्त पास के दौरान अवेलेबल आप है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि फरूख हबीब और शहबाज गिल साहब तो इस तरह बयानात देते हैं कि जैसे वो कल के कल और आ जाए यहाँ पे। देखें, जो शेर रशीद साहब जो इनके वजीर दाखिला है, जो उनकी स्टेटमेंट है वो बड़ी जेन्युइन है, वो बड़ी वैलिड है कि आप जितने मर्जी तुंदो तेज बयान दे दें, जितनी मर्जी फरोशियस कन्वर्सेशन करें, आप जितनी मर्जी फ्यूरियस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, लेकिन जो हकायक हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, डेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एज कम्पेयर टू योर कन्वर्सेशन। वजीर दाखिला ने बड़ी क्रिस्टल इन चीज़ों की वजाहत कर दी है कि ना मैं ना हमारी हुकूमत जो है उनको ला सकती है, चूंकि पाकिस्तान की यूके के साथ ना कोई MLC है, ना कोई एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है, तो लिहाजा इन तमाम सूरतों को मद्देनजर रखें तो ये जितनी भी इनकी बातें हैं, ये इनके दावे हैं, ये सस्ते कांच की तरह चकनाचूर हो जाएंगे। और ये बातें, ये नारे, ये दावे ये आज से थोड़ी कर रहे हैं, आज से 1.5 साल पहले से कर रहे हैं, जब से नवाज शरीफ साहब का 8 हफ्ते का जो प्रोसेस था, जो कोर्ट ने इनको टाइम दिया था और जिसकी कंडीशनैलिटी लोअर हाई कोर्ट ने डिसाइड की थी और जिसपे फिर इन्होंने जाने दिया था, 8 हफ्ते गुजरने के बाद से आज तक ये इसी चीज का ववेला मचा रहे हैं कि हम नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ साहब की वापसी हथेली पे 700 जमाने के मुतरादिफ है और गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी लीगल फुटिंग मौजूद नहीं है कि वो उनको वापस ला सके। क्योंकि अगर ये सारी अपील का प्रोसेस डिसाइड हो भी जाता है, नवाज शरीफ साहब को ये कहा जाता है कि प्रोसेस डिसाइड होने के बाद 9 महीने बाद या 1 साल के बाद कि आप 28 दिन के बाद यूके की टेरिटरी को छोड़ दें, तो वो किसी और मुल्क में भी जा सकते हैं और वहां पे भी जाके वो रहाइश पजीर हो सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। वो एक अलहदा चीज़ है कि वो बीमार हैं या नहीं है। डॉक्टर शॉरेंस की रिपोर्ट है, डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट है, डॉक्टर शॉल की रिपोर्ट है, जो उनके मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं। तो 3-4 रिपोर्ट्स तो मौजूद हैं जिसमें इस चीज़ की गमाज़े कासिर तर्जुमानी की जाती है कि वो बीमार है। बजाय तो बीमार नजर नहीं आते, जो प्रामा फिसाई ऑन द सरफेस ऑफ द मैटर कि वो पिज़्ज़े भी खा रहे हैं, वहाँ पे सैर व तफरी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे सिस्टम की आंखों में बहुत बड़ी दूर झोंकी गई और इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स की आती है, मेडिकल बोर्ड्स की आती है, हुकूमत में बैठे वुज़रा की आती है। चूंकि जो कानून की देवी है उसकी आंखों पे पट्टी बंदी है और इसके सीने में दिल नहीं होता, एहसास नहीं होता, डिसीजंस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स। और जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए नवाज शरीफ साहब की तरफ से या इनके मेडिकल बोर्ड की तरफ से, उनके अंदर एक ही चीज की इंडिकेशन की गई कि नवाज शरीफ साहब सेहत तरीन बीमार हैं और अगर वो पाकिस्तान से यूके नहीं जाते तो उनकी जान जा सकती है। और ये सारे का सारा क्रेडिट जो है इमरान खान की गवर्नमेंट को जाता है नवाज शरीफ को यहाँ पे भेजने का। और इनकी जितनी भी वुज़रा है, चाहे वो सेहत के हो या दूसरे, उनकी ना सियासी तजुर्बाकारियों और कलाबाजियों ने ये साबित कर दिया कि ये लोग इस चीज़ के अहल ही नहीं थे कि ये मेडिकली या ये लीगली इस चीज़ को देख सकते। और नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम की आंखों में दूर झोंक के से मलाइन करके बड़ी आसानी से यूके जाने में कामयाब हो गए। सही, वो जाने में कामयाब तो हो गए और अभी पता नहीं वो वापस आते हैं कि नहीं आते। लेकिन अब्दुल रब साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, औरंगजेब साहब, मरियम औरंगजेब साहबा तो कहती हैं कि तहरीक इंसाफ के असाब पे सवार हो चुके हैं नवाज शरीफ, क्या वाकई सवार हैं? अच्छा, इसमें ना एक जो मैं बैरिस्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा, जो नवाज शरीफ का बयानिया था कि वो बीमार हैं या PMLN का जो बयानिया था कि वो बीमार हैं, इस फैसले के बाद तो वो बयानिया ख़त्म हो गया। अब ये देखें कि अब उनको आना चाहिए मुल्क में, बिल्कुल आना चाहिए। अब उनके जो मुज़ाहमत की जो बयानिया था कि हम मुज़ाहमत कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, व्हाट्सएवर जिसके भी वो ख़िलाफ़ हैं, तो वो फिर आएँ यहाँ आके लीड करें,
अब जो मुस्लिम लीग नून है वो 2 बयानियों में तकसीम हो चुकी है, एक शहबाज शरीफ का बयान है, एक नवाज शरीफ का बयान नहीं, है। वो कहते हैं हमारा बयानिया एक ही है, नहीं हम है। एक ही बयानिए को लेकर चल रहे हैं और हमेशा से एक ही बयानिए को लेकर चलते रहे हैं। ये तो हमारी जो अपोजिशन है और जो हमारे मुखालिफ हैं वो हमारे बयानियों को 2-2 करके बयान करते ऐसे हैं। नहीं है, 2 बयानी हैं, एक अच्छा। शहबाज शरीफ का बयान है, एक मुफाहमत का बयानिया, एक मुजामत का बयानिया जो वाजे नजर आ जो रहा है। नवाज शरीफ का बयानी है वो यहाँ आए आके मसलन के लीड करें, लेके चलें, ताकि मुस्लिम लीग नून भी एक प्लेटफॉर्म पे आ सके, एक बयानी को लेके आगे चल चुके। आधा तीतर और आधा बटेर वाली सही, जो आधा पॉलिसी, तीतर और आधे बटेर वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अब्दुल रब साहब, जैसा कि मरियम और ज़ेब कहती हैं कि असाब पर सवार हैं तहरीक इंसाफ के, तो कितना असाब पर सवार हैं? और तहरीक इंसाफ में एक प्रेशर ग्रुप भी है, वो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, और वो कितना सवार है तहरीक इंसाफ पर? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नवाज शरीफ साहब की वापसी, हुकूमती बयानी पर प्रेशर, और एक और प्रेशर ग्रुप भी है हुकूमत के ऊपर, और वो है जहांगीर तरीन ग्रुप। तो अब्दुल रब साहब, ऑन चौधरी साहब जो हैं वो आउट हुए और नज़ीर चौहान साहब जो हैं इन हुए और बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन बनी। नज़ीर चौहान साहब कहते हैं जी कि मैंने बड़ी गलती की जहांगीर तरीन साहब को अपना लीडर मान के, और ऑन चौधरी साहब कहते हैं कि मैं तो जहांगीर तरीन साहब के साथ चलूँगा। क्या देख रहे हैं, क्या किस किस्म का ये प्रेशर ग्रुप बनता जा रहा है? कोई इन हो रहा है, कोई आउट हो रहा है, कितना प्रेशर अब रह गया हुकूमत के ऊपर इसका? अच्छा, इसमें ये देखें कि ये शतरंज की खेल है, एक मोहरा बदला, एक मोहरे की जगह दूसरा मोहरा है। ओन चौधरी का इस्तीफा आया क्यों? वो इसलिए आया, नज़ीर चौहान के जाने के बाद उन्हें कई दोस्त जो थे उनके तरीन ग्रुप के, वो राब्ते में थे हुकूमत के। उन्होंने कहा कि ओन चौधरी के इस्तीफे के बाद उनको पैगाम ये देना था कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, और फिर जो मेरी इतलात हैं कि ये गर्मियों तक ये खामोश रहेंगे, अगले साल जो गर्मियाँ हैं उसके बाद ये अपनी एफिलिएशन किसी और पार्टी से करेंगे, ये पीटीआई में दोबारा नहीं जाएंगे, ये तयशुदा फार्मूला है। और अब वो जो तब तो इलेक्शन चल रहे होंगे, इलेक्शन कैंपेन जी जो है वो उसमें जो है सियासी जो आपके मुजाहरे होते हैं वो हो रहे होते हैं, और जो आपके एक दूसरे से इल्हाक होते हैं वो भी बदल रहे होते हैं, वफादारियां बदल रही होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। आपको पता है कि जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप कहाँ से आया, ये आप बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ, और उन्हीं के इशारे पे ये खामोश हैं और उन्हीं के इशारे पे ये अगला लाए अमल देंगे। ओन चौधरी का इस्तीफा जो है बेसिकली वो नज़ीर चौहान का जो गैप था उसको पूरा करने के लिए, ताकि लोग हुकूमती कैंप में दोबारा ना जा सकें, उसको कवर करने के लिए ये इसका सही, उसको कवर करने के लिए ये किया गया है। बैरिस्टर साहब, आप भी सियालकोट से हैं और फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी सियालकोट से हैं, तो वो भी जाने वाली हैं वफाक में, इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। किस तरह देख रहे हैं उनके इस्तीफे को भी? क्योंकि उनके इस्तीफे को भी 2 नज़रियात में लिया गया कि वो मुस्ताफ़ी हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई, और दूसरी तरफ से ये आया कि उनको तो वफाक में जिम्मेदारियां देंगे। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा। मेरे शहर के शायर ने कहा था कि वतन बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें होगा ना था ना कभी होगा कभी, अपनी हिस्स के बंदे हो बेजमीर हो तुम। ये जो ओन चौधरी की आपने बात की या जहांगीर तरीन की ग्रुप की बात की, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हिस्स के बंदे हैं, और इनकी जो आइडियालॉजी है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इनका इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के सियासी निज़ाम के अंदर डिलीवरेंस के साथ या परफॉर्मेंस के साथ कोई लेना देना नहीं। कल अगर ये नवाज शरीफ साहब के साथ थे, आज इमरान खान साहब के साथ है, कल किसी और के साथ होंगे। तो जहाँ तक फिरदौस आशिक अवान के इस्तीफे की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट की वैसे मजबूरी बन चुकी हैं। पहले भी वफाक में थी, वफाक के बाद कुछ अर्सा, अब जब उनको वहां से इस्तीफा उनका लिया गया, कुछ अर्सा खामोश रहने के बाद उन्हें पंजाब के अंदर एक अहम जिम्मेदारी दे दी गई, और अब इधर से उठाकर फिर दोबारा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंटीसिपेट किया जा रहा है, जो उनकी भी अपनी स्टेटमेंट है उसको मद्देनजर रखें कि उनको फिर वफाक के अंदर कोई जिम्मेदारी दी नहीं जा रहे हैं। लिहाजा वो तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा कलीदी अहमियत की हामिल है, उनको कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाएगा। लेकिन जो जहांगीर तरीन के ग्रुप की बात है, मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाली सियासत के अंदर जहांगीर तरीन के ग्रुप के ऊपर बहुत सारी पार्टियों की नजर होगी, जो कि 30 से 35 लोग इनके पास हैं। सही, पार्टियां जो हैं वो नजरें जमाए बैठे हैं कि ये इक़्तिदार में बहुत मदद फराहम करेगा ये ग्रुप। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कानूनी पहराए को लेके। रहीम यार खान में बैरिस्टर साहब बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, मंदिर पर हमला हुआ, मुल्जिमान और रुखसाने वालों को पकड़ा जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर हुई। ऐसे वाकयात क्यों होते हैं? होने नहीं चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में जितना अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है उतना शायद ही किसी और दुनिया के मुल्क में हो।
बिल्कुल इसी तरह है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहले तो अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि सो मोटो एक्शन लिया गया, और सेकेंडली हमारी सोसाइटी के अंदर जो अदम बर्दाश्त का कल्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इसका सदेबाब वो कला कमा करने की जरूरत है। आईने पाकिस्तान जब अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, जब कायदे-आज़म की आप स्पीचें उठाकर देख लें, उनके इरशादात को देख लें, तो तमाम चीज़ों का लुब्बे-लुबाब यहाँ हासिल-ए-गदर यही है कि अकलियत पाकिस्तान में वो अपनी हैसियत रखती हैं, उनको उनका मुकाम देना चाहिए, उनके हकूक़ देने चाहिए। और ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो आटे में नमक के बराबर एक तबका है, जो हर 1 साल के बाद या हर 6 महीने के बाद इस तरह के फ़सादात करता है, इस तरह के दंगे करता है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इनके साथ 7 हाथों से नबरज़मा होने की ज़रूरत है, ताकि इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान की कोई नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रेट ना की और ना जाए। ही किसी अगर किस्म इस की तरह जग हसाई हो हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक। तो अब्दुल रब साहब, ये सिचुएशन है, मुहर्रम भी करीब है, पुलिस के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस के किरदार पर सरजनिश की है और उन्होंने कहा कि SHO को भी फारिग कर दिया जाए कि एक 8 साल के बच्चे को पकड़ लिया। इस तमाम सूरत हाल में पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, इसमें ये देखें कि जो FIR हो रही है वो 2 दिन बाद हुई। अच्छा, 2 दिन बाद जो हुई वो भी 150 से 200 नामालूम अफराद हैं, जबकि वीडियोज़ मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपने कितने लोग गिरफ़्तार किए, तो IG पंजाब का मौक़िफ़ ये था कि हमने अभी तक कोई आदमी गिरफ़्तार नहीं किया। मेरी सुबह बात हुई है DPO रहीम यार खान से, तो उन्होंने कहा था हमने अब तक 20 लोग जो है ना वो गिरफ़्तार कर लिए। अच्छा, ये वाक़या इसको थोड़ा सा पीछे देखें। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के एक ट्वीट भी आया कि चंद ऐसे वाक़यात को लेकर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में ऐसे कितने वाक़यात हो चुके हैं। सही। करक का वाक़े को लें, आप शॉर्ट्स में आपको बताऊं कि करक के वाक़े को लेकर एक हुकूमती जिरगा बैठा और उन्होंने ये तय किया कि जो मुखालिफ फरीक है वो उतना पैसा दे देगा और मामला को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर इसी जगह पर जो चीफ जस्टिस ने भी ये बात की कि अगर मस्जिद का वाक़या होता तो हमारे जज्बात क्या होते, हम किस नहज पे खड़े होते और हम क्या। अच्छा, इसमें एक और वाक़या भी सही, यानी कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ की बात हो रही है और खुशाइन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो एक्शन लिया है और ज़रूरी है कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान का नैरेटिव यही है कि हम पुरअमन कौम हैं और पाकिस्तान में सब लोग महफूज हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।